अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 लेक्चर नंबर 9 का पार्ट नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीन जैक्स रूसो को। अच्छा जी, जो जीन जैक रूसो है वो भी सेम ही फिलोसफी लेके आता है जिस तरह हमने देखा कि प्रीवियसली थॉमस हॉब्स को हमने डिस्कस किया, जॉन लॉक को डिस्कस किया। उन्होंने भी स्टेट ऑफ नेचर को बताया, उन्होंने भी ह्यूमंस की नेचर को बताया और क्या कहते हैं जो सोशल कंट्रैक्ट है उसको वो डिस्कस करते हैं। तो सेम ही जो जीन जैक रूसो है वो भी सोशल कंट्रैक्ट को के बारे में जो है वो कमेंट करता है, और आज हम उसी का जो वो सोशल कंट्रैक्ट है और वो जो उसका क्या कहेंगे स्टेट ऑफ नेचर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जीन जैक रोसो के जो है वो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ही वॉज बोर्न इन 1712 एंड इसकी जो डेथ है वो 1778 में हुई। मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। तो इसका बहुत फेमस कोट है जिसके बारे में अक्सर जो है वो ऐसे आ जाता है सीएसएस में, एफपीएससी के पेपर्स में और पीपीएससी के पेपर्स में। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट काफ़ी जो है वो पर्सनालिटी है, और इवन जो है वो ऐसे में भी इसको पूछा जाता है। सबसे पहले जी इसका हम मेथड और कंटेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। ही वॉज बोर्न ड्यूरिंग द रोमांटिसिज्म पीरियड। रोमांटिसिज्म आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं फिर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि रोमांटिसिज्म वो पीरियड है जब लोगों ने जो है वो इमोशंस को यूज़ करना शुरू किया। असल में आप देख रहे हैं कि ये 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के एंड तक जो है वो रहा। तो ये जो 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी थी, इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो बड़ी पीक पे थी। यूरोपियंस जो है वो बड़े मॉडर्नाइज हो रहे थे, वो कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर रहे थे, मशीन्स जो हैं वो दिन ब दिन नई ईजाद हो रही थी, रेल सिस्टम आ रहा था, मतलब मशीनों का जो है वो दौर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था। तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ना कुछ फिलोसफर्स थे वो उठे और वो कह रहे थे कि ये जो मशीन्स हैं इनकी वजह से, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसकी वजह से जो इंसान की मोरालिटी जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है, क्योंकि इंसान मशीनों के साथ रह रहकर वो खुद भी एक मशीन बन गया है। तो रोमांटिसिज्म जो है वो पीरियड था जहाँ पर फिर कुछ फिलोसफर जो हैं वो निकले और उन्होंने जो है वो इमोशंस पे, फीलिंग्स पे जो है वो बात करना शुरू की। स्टेट ऑफ नेचर एंड ह्यूमन नेचर, तो ये भी हमारे जो प्रीवियस के दो फिलोसफर्स हैं उनकी तरह स्टेट ऑफ नेचर और ह्यूमन नेचर को जो है वो डिस्कस करता है। ये भी सोशल कंट्रैक्ट की बात करता है, जनरल विल की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है और कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमें पेश करता है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो सिर्फ रूसो ही नहीं, अगर आप वोल्टायर की फिलोसफी को भी पढ़ेंगे तो ही इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन बिसाइड्स विद रूसो। तो इसके दो ऐसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इसने दो एसेज जो हैं वो लिखे। द फर्स्ट वन वाज बैक टू नेचर, जो इसकी मेन फिलोसफी है, और जो सेकंड है वो है जनरल विल, जिसमें ये पॉपुलर सोवरेनिटी की जो है वो बात करता है। लाइफ वर्क्स और मेथड को हम डिस्कस करते हैं। ही वॉज बोर्न इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। ही लिव्ड अ वेरी पथेटिक लाइफ। तो बड़ी वो कसम परी वाली ज़िंदगी, वो क्या कहते हैं, उसने बड़ी गुजारी है। ही रोट टू एसेज, इसने दो एसेज लिखे ऑन द इफेक्ट ऑफ साइंस ऑन मोरालिटी एंड स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट साइंस हैज़ बैडली अफेक्टेड द मोरालिटी। तो वही बात जो हमने लास्ट स्लाइड में की है कि इसने जो है वो दो एसेज लिखे, और वो एसेज जो थे इसने साइंस के इफेक्ट पे लिखे कि साइंस के रेवोल्यूशन की वजह से जो मोरालिटी है वो दिन ब दिन जो है वो अफेक्ट होती चली जा रही है। ही वॉज अ पार्ट ऑफ द फेमस मूवमेंट मेनली रोमांटिसिज्म। तो जो रोमांटिसिज्म का जो पीरियड था, जो मूवमेंट थी, उसका ये एक बहुत इंटीग्रल पार्ट जो है वो समझा जाता है। Ideology or epistemology believes that reality can be discovered through emotions, feelings, heart, consciousness। तो इसका ये मानना है, या इसकी जो राइटिंग है, या इसकी जो एपिस्टेमोलॉजी है वो है अकॉर्डिंग टू, या वो है इमोशंस पे बेस करती है, वो फीलिंग पे बेस करती है, हर्ट पे बेस करती है, कॉन्शियसनेस पे बेस करती है। तो इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमने देखा सोक्रेटिस जो था वो क्या था, वो उसकी एपिस्टेमोलॉजी हमें नजर आती है कि वो नॉर्मेटिव था। और इसी तरह जो
प्लेटो है उसको जो है वो हम थोड़ा सा रैशनल कह सकते हैं। इसी तरह एरिस्टोटल था, वो क्या था, वो एम्पिरिसिस्ट था। तो एम्पिरिसिस्ट क्या होता है, कौन होता है जो कि अपनी सेंसेस के थ्रू जो है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो किसी कंक्लूजन या रियलिटी को जो है वो फाइंड आउट करता है। इसी तरह इसका ये मानना है, इसकी जो एपिस्टेमोलॉजी है वो ये कहती है कि हमने अगर किसी भी रियलिटी को डिस्कस करना है, डिस्कवर करना है, किसी भी रियलिटी को की तरफ पहुंचना है, तो हमें साइंस की ज़रूरत नहीं है हमें, बल्कि इमोशंस को देखना है, फीलिंग्स को देखना है, हर्ट को देखना है, और कॉन्शियस मीन्स के एक डिवाइन चीज़ को जो है वो हमने लेके चलना है। साइंस की जो है वो हमें बिल्कुल जो है वो ज़रूरत नहीं है। इट इज़ बिलीव दैट रीजन एंड साइंस डिस्ट्रॉयड ह्यूमंस एंड नेचर बाय क्रिएटिंग मशीन्स, इंजन एंड फैक्ट्रीज। तो उसका मानना ये है कि रीज़न और साइंस की बदौलत ही जो इंसान है उसकी तबाही हो रही है, और ये जो नेचर है वो भी क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो रहा है, क्योंकि इंसानों ने जो है वो मशीन बनाई है, इंजन बनाई है, फैक्ट्रीज बनाई हैं। तो इनकी वजह से ये जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है इसकी वजह से इंसानियत जो है वो तबाह बर्बाद हो रही है। इसके फेमस वर्ड्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ही इज़ कंसिडर्ड एज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो इन्हीं 3 वर्ड्स पे जो है वो मींस के जो मेन थीम था फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो यही था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसके जो है हम इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखते हैं, द डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस, द डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी एंड द थर्ड वन इज सोशल कंट्रैक्ट। रूसो की जो है वो हम पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी देखते हैं, क्योंकि हमने जो है रूसो की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को ही पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में। तो इसकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है हम 2 सोर्सेज से लेते हैं। इसकी जो एक बुक है द सेकंड डिस्कोर्स, और जो सेकंड है वो है जो इसकी राइटिंग है वो है द सोशल कंट्रैक्ट। तो सेकंड डिस्कोर्स में वो स्टेट ऑफ नेचर को डिस्कस करता है कि सोसाइटी जो है वो किस तरह इवॉल्व हुई। दोबारा से अगर मैं आपको रिपीट करूँ तो हमने लॉक और हॉब्स की फ़िलासफ़ी देखी, जिसमें वो बताते हैं स्टेट ऑफ नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं कि लोग जो हैं वो किस तरह स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकले, और वहाँ पे फिर सोसाइटी का क़याम हुआ, सोसाइटी इवॉल्व हुई, पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो इवॉल्व हुई। इसी तरह इसकी जो सेकंड डिस्कोर्स है, ये जो राइटिंग है, उसमें हमें पता चलता है कि इसने स्टेट ऑफ नेचर जो है वो कैसी थी, और इसकी जो सोसाइटी की एवोल्यूशन है वो किस तरह हुई है। इसी तरह इसकी जो सेकंड पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है दैट इज़ अबाउट द सोशल कंट्रैक्ट, जिसमें ये डिस्कस करता है जनरल विल को और पॉपुलर सोवरेनिटी को। जी, कुछ लोगों को जो है इसका आइडिया होगा जनरल विल का और पॉपुलर सोवरेनिटी का, बट कुछ लोगों को जो है वो आइडिया नहीं होगा। अगर आपको आइडिया नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसको जब हम इसका सोशल कंट्रैक्ट पढ़ेंगे तो डिटेल से जो है इन दोनों कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, स्टेट ऑफ नेचर को हम डिस्कस करते हैं। तो रूसो की स्टेट ऑफ नेचर जो है वो क्या है, अगर हम हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर देखें तो वो क्या थी, वो जी बड़ी इंसान जो है बड़ी बुरी हालत में था, वहाँ पे वायलेंस था, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते थे, इंसान जो है वो ईगोइस्टिक था, सेल्फिश था। और हम लॉक की सोशल कंट्रैक्ट को देखें तो वहाँ पे लोग जो हैं बड़े पीसफुल रहते थे, वहाँ पे कोऑपरेशन होती थी। बट जब प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो स्टार्ट हुई तब उनकी जो सोसाइटी है वो करप्शन में पड़ गई। तो इसी तरह जो है वो हम जो रूसो है उसकी स्टेट ऑफ नेचर को देखते हैं, और लॉक और हॉब्स की तरह जो है इसकी भी जो स्टेट ऑफ नेचर है वो एक सपोज कंडीशन ही है, नाइदर कॉन्फ्लिक्ट नॉर कोऑपरेशन। तो दैट इन दैट स्टेट ऑफ नेचर ना वहाँ पे लोगों में कोई कॉन्फ्लिक्ट था, ना वो एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑपरेट करते थे, नाइदर वैल्यू नॉर वाइस, ना लोगों में कोई अच्छाई थी ना वो कोई बुराई करते थे, नाइदर स्कार्सिटी नॉर एक्सेस। तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वो ना तो बहुत ज़्यादा थे और ना ही बहुत ज़्यादा कम थे, नाइदर हैप्पीनेस नॉर अनहैप्पीनेस, ना वहाँ पे कोई खुशी थी और ना वहाँ पे कोई गमी थी। तो इसकी ह्यूमन नेचर को हम देखते हैं कि ह्यूमन नेचर को जो है वो किस तरह डिस्क्राइब कर रहा है। तो वो कहता है कि ह्यूमन नेचर इन दैट स्टेट ऑफ नेचर वाज, वहाँ पे स्टेट ऑफ प्लेयर था, आइसोलेटेड थे, मीन्स के लोग जो हैं उनमें कोई कोऑपरेशन नहीं थी, कंपैशन नहीं था,
टिमिड थे लोग, मीन्स के लोग जो हैं वो बहादुर नहीं थे, पीसफुल थे, फ्री थे। और फ्री का मतलब कि वहाँ पे कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं थी ना, जब कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी ही नहीं है तो वो लोग जो हैं वो फ्री हैं, और उनमें जो है वो कंपैशन पाया जाता था। मीन्स के बात वही आ गई कि ना वहाँ पे कोऑपरेशन थी, ना कॉन्फ्लिक्ट थी, ना वहाँ पे हैप्पीनेस थी, ना वहाँ पे कोई अनहैप्पीनेस थी। अच्छा जी, ह्यूमन इन स्टेट ऑफ नेचर है टू क्वालिटीज़। तो जब ह्यूमन जो है वो उस स्टेट ऑफ नेचर में थे तो उनके जो हैं वो दो क्वालिटीज़ थी। द फर्स्ट वन इज़ कंपैशन एंड द सेकंड वन इज़ फ्रीडम। तो कंपैशन का मतलब क्या है? कंपैशन का मतलब ये है कि जब इंसान किसी दूसरे का दर्द जो है वो समझता है, और फ्रीडम का मतलब है कि जब इंसान के पास आज़ादी होती है कि वो अपने फैसले जो है वो खुद ले सकता है। तो ये दो क्वालिटीज़ जो थी वो उस टाइम के ह्यूमंस में जो है वो पाई जाती थी, और वो ह्यूमन जो हैं वो स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे। उनमें ये दो टाइप की जो क्वालिटीज़ हैं वो पाई जाती, और जिन ह्यूमंस में ये दो टाइप की क्वालिटीज़ जो हैं वो पाई जाती थी, और तो उनको वो नाम देता है नोबल सैविज का। और उसका मानना ये है कि हमें आज के दिन में, आज के टाइम में हमें यही नोबल सैविज की जो है वो ज़रूरत है। उसी टाइप के लोगों की ज़रूरत है जिनमें कंपैशन हो और जो कि फ्री हों, आज़ाद हों। अकॉर्डिंग टू रूसो, व्हेन ह्यूमंस बिकेम सिविलाइज्ड दीज टू क्वालिटीज गॉट करप्टेड। तो रूसो के मुताबिक जब ह्यूमंस जो हैं वो सिविलाइज होना शुरू हुए, तो ये जो दो क्वालिटीज़ हैं, जो कंपैशन है, जो फ्रीडम है, ये डिग्रेड होती चली गई। मीन्स के करप्ट होती चली गई, ये लोगों में से जो है वो ख़त्म होती चली गई। मीन्स के लोगों के दिलों में ना तो एक दूसरे के लिए कोई कंपैशन रहा, ना एक दूसरे के लिए कोई वैल्यू रही। एंड द अराइवल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मार्क द बिगनिंग ऑफ सोसाइटी। और जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का आगाज़ हुआ तो हमारी जो सोसाइटी का भी है वो आगाज़ हुआ, और जो नोबेलिटी है हैज़ गॉन ड्यू टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के आने की वजह से वो जो नोबल सैविज का कंसेप्ट है वो ख़त्म होता चला गया। मीन्स के लोगों में जो है वो कंपैशन जो है वो ख़त्म होता चला गया। अच्छा जी, जो बाकी इसकी फ़िलोसफी है हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी जो फ़िलोसफी है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी मुश्किल है, कम्प्लेक्स है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह इस तरह से एलेबोरेट करूँगा कि आप लोगों को जो है वो ईज़िली जो है वो समझ आ जाएगी।